हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ सुनील कुमार, जिया तक कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आप सभी जानते हैं जैसे कि हमारे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है और उसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, जिससे मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, राजस्थान बोर्ड की बात करूं या हरियाणा बोर्ड की बात करूं, तो किसी भी बोर्ड में 10th के जो एग्जाम है वो कंप्लीट नहीं हुए थे। किसी में एक पेपर बचा हुआ है, किसी में 2 पेपर बचे हुए हैं। तो अभी आपकी 10th कंप्लीट नहीं हुई है। बोर्ड सारे कोशिश कर रहे हैं कि आपके पेपर करवाए जाएं या फिर आपके रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट किए, रिजल्ट निकाले जाएं, ताकि आप अपनी अपर लेवल की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। और अगर आप लोगों ने सोचा है कि आप 11th में कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो उस टर्म में मैं आपके लिए लेके आया हूं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जनरली एक व्यक्ति को, एक बिजनेसमैन को अकाउंटिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, और अकाउंटिंग की उसको जरूरत पड़ी तो उसमें वो क्या क्या देखना चाहता है, क्यों वो अकाउंटिंग करना चाहता है। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, जैसे जनरली मैं अगर बात करूं आपकी, तो आपने घर में देखा होगा कि हम कोई भी काम करते हैं। जैसे हमारी मम्मी है, मदर है, वो दूध बेचती है, हम दूध का भी हिसाब रखते हैं। लेकिन कैसे रखते हैं, एक सिंपल सा एक कॉपी पेज ले लेते हैं, जिसमें खाने में हम डेट डाल लेते हैं, कोई भी डेट। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 मई और कितना दूध दिया, किसको दिया, उस बंदे का नाम लिख दिया हमने, एक्स को दिया। ठीक है, एक्स हमारे यहाँ से दूध परचेज करके ले गया, ओके, और हमने कितना उसको आज दूध सेल किया है, 1 kg, 1 किलो। तो इस तरह से वो हम एक नॉर्मली करते हैं, लेकिन ये एक जनरल सा हिसाब है, ठीक है, जिसमें अगर हम देखें कंप्लीट प्रिपरेशन देखें तो वो हम उसका आखिरी में कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और ना ही हमें पता लगता है कि ये दूध सेल करने से, मिल्क जो हमने सेल किया है उसमें हमने कितना प्रॉफिट लिया है या हमें लॉस हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। तो जनरली हम क्या देखते हैं, एक बिजनेसमैन होता है, वो अपने बिजनेस में पैसे लगाता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, और ईयर एंड पे या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ये चाहता है कि उसे पता लगे कि बिजनेस से उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उस प्रॉफिट और लॉस की जानकारी के लिए वो अकाउंटिंग क्या करता है। आपने देखा होगा जनरली हमारे पास एक बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर होते हैं, ठीक है, और अब इतने सारे कस्टमर जिनको हम डेली डील करते हैं, उनको याद रख पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हमारे पास एक पद्धति आई थी जिसको हम अकाउंटिंग के नाम से जानने लगे थे सन 1494 में। कितने में आई थी, 1494 में। लुकास पिशियोली नाम से, लुकास पिशियोली एक विद्वान थे, जिन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि ये अकाउंट का जन्मदाता, जिसने अकाउंट को इजाद किया था 1494 में, लुकास पिशियोली। इसके बाद से प्रत्येक देश में धीरे धीरे अकाउंटिंग स्प्रेड हुई थी, और हमारे देश में भी अकाउंटिंग शुरू की गई, जिसमें बिजनेसमैन ये देखता था कि साल भर में वो क्या बेच रहा है, क्या खरीद रहा है, कितना उसने पैसा किससे लेना है, कितना किसको देना है, ईयर एंड पे उसके पास कितना स्टॉक है, कितनी इन्वेस्टमेंट उसने बिजनेस में की हुई है, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितनी अर्निंग उसको हो रही है, उसके पास एसेट्स कितनी हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी हैं, बाहर से लोन कितना लिया हुआ है, उसने निजी संपत्तियां कितनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई हैं, ये सारी चीजें। इन सब की गणना करने के लिए हमें जरूरत पड़ी थी अकाउंटिंग की। अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की विशेषता की, तो सबसे पहले विशेषता आती है लेखांकन एक कला और विज्ञान दोनों। अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। कला और विज्ञान दोनों है। कैसे? कला, जैसे आप नाम से ही जान रहे हैं, एक आर्ट, एक हुनर, मतलब खातों को एक तरीके से व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, कला कहलाता है।
आर्ट कहलाता है। कि पहले हमने किसी खाते का क्लासिफिकेशन किया, फिर उसको समराइज किया, फिर उसको रिजल्ट की फॉर्म में लेके आए, फिर जो हमारे बैंकर्स हैं या जो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर हैं, उनको कम्युनिकेट किया। ठीक है, ये एक तरीका, ये क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है, कला कहलाता है। साइंस कैसे है? क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए भी नियम लागू हैं, रूल हैं, फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल, इसलिए इसको क्या कहा गया है? साइंस कहा गया है। तो हमारे पास अकाउंटिंग जो है वो आर्ट्स भी है और साइंस भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। एवरी बिजनेसमैन, प्रत्येक व्यवसायी ये चाहता है कि उसको वर्ष के अंत में क्या प्राप्त हो? लाभ प्राप्त हो। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि उसे लाभ मिले, जरूरी तो नहीं होता कि भाई उसे लाभ भी मिले, लॉस भी हो सकता है। तो वो उसकी अकाउंटिंग करता है अपने खातों की, अपने ट्रांजैक्शंस की, और उसके बाद ईयर एंड पे पता लगाता है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जिससे उसको सर्टेनिटी हो जाती है प्रॉफिट की या फिर लॉस की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मेरे पास सर्टेनिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन। सिमिलरली जैसे कि प्रीवियस में है सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसी तरीके से ही है प्रत्येक बिजनेसमैन ये चाहता है, ये देखना चाहता है कि ईयर एंड पे उसके पास कितनी लायबिलिटीज बची हुई है जो फाइनली उसको आउटसाइडर पे करनी हो, कितनी उसके पास इंटरनल लायबिलिटी है जो उसकी खुद की है, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितनी उसके पास एसेट्स हैं फिक्स, और कितनी उसके पास करंट एसेट्स हैं। उस करंट एसेट्स में कितनी ऐसी एसेट्स हैं जो वो आसानी से विद इन 1 ईयर रिकवर कर सकता है, कितनी ऐसी है जो बैड डेट्स में भी जा सकती है, डूब भी सकती है। तो ये है हमारे पास सर्टेनिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स में वर्गीकरण जिसको हम बोलते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? हम अपने खातों को क्लासिफाई करते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में। जैसे हमने जर्नल तैयार किया, उसके बाद हमने लेजर, जर्नल से लेजर बनाए, लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस तैयार किया, ट्रायल बैलेंस से हमने फाइनल अकाउंट तैयार किया। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है खातों का, एक व्यवस्थित तरीके से चलता है। हमारे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, उन ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डे बुक होती है। जैसे मान लीजिए सपोज करो ट्रांजैक्शन बहुत होती है, एक डे बुक होती है जिसमें व्यवसायी क्या करता है, दिन प्रतिदिन की जो ट्रांजैक्शन होती है उनको एक डे बुक में रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे मोहन से उसने मोहन को माल बेचा, सोहन को माल बेचा, राम को बेचा, एक्स को बेचा, वाई को बेचा। अब इसमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो कैश में है, कुछ ऐसी होती है जो क्रेडिट है, उधार भी है। अब ये एक डे बुक में होती है। जैसे सपोज करो आज 3 मई है, उसने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब एक दिन में सपोज करिए हमारे पास 50 to 60 कस्टमर आ गए जिसको हमने डे बुक में लिखा होगा। अगर इसी तरह से मैं मंथ की बात करूं तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितने हो गए? 1800 ट्रांजैक्शन हो गए। और अगर मैं इसको ईयर में ले जाऊं तो मल्टीप्लाइड बाय 12, ऑलमोस्ट हमारे पास कितने हो जाएंगे? 21,600 के आसपास ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, जिसको कहीं एक जगह खातों में रिकॉर्ड करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। इसीलिए हमने क्या किया, एक डे बुक से जर्नल तैयार किया। क्या तैयार किया? जर्नल तैयार किया। जर्नल से हमने लेजर बनाए, लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस से हमने फाइनल अकाउंट बनाया। स्टेप बाय स्टेप हम इनको भी समझेंगे कि कैसे हम जर्नल तैयार करते हैं, कैसे हम लेजर तैयार करते हैं, लेजर में क्या क्या कौन कौन से लेजर्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्या फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, कौन कौन से अकाउंट फाइनल अकाउंट में तैयार किए जाते हैं, और फाइनली फाइनल अकाउंट से हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हमारा ये सब कंप्लीट हो जाएगा इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो इस तरह से हम समराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को। ओके, समराइज कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को। नेक्स्ट आता है हमारे पास
समराइज, खातों को समराइज करना है इन सब में। जैसे मान लो सपोज करो मैंने अभी बताया कि हमने मोहन को माल बेचा। अब ऐसा तो है नहीं कि 3 मई को मोहन माल खरीद के ले गया उसके बाद साल भर से वो आएगा ही नहीं। साल भर में मोहन से बहुत सारी डीलिंग होगी, ठीक है। अब अगर मैं मोहन की अगर डीलिंग की बात करूं तो मोहन से ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, उनको समराइज करना है। मोहन टोटली फाइनली हम कर लेंगे कि मोहन को हमने कितना माल बेचा, जिसमें उधार कितना था मेरे पास, मोहन ने कैश कितना जमा कर दिया, और फाइनली मोहन का कितना बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम सभी कस्टमर का करते हैं। जैसे हम माल बेचते हैं उसी तरीके से उसी फॉर्म में हम माल खरीदते भी हैं हम, ठीक है। तो हमने किससे कितना माल खरीदा है, कौन सी नेचर का माल खरीदा है, उसको मैंने पेमेंट कितना किया है, वो जो मैंने माल खरीदा था वो उधार में खरीदा था या नगद में खरीदा था, ये सारी चीजें हमारी समराइज होती हैं। इनको मैं समराइज कर लेता हूं और फिर एक बिजनेस साइकिल तैयार करता हूं, अकाउंटिंग साइकिल तैयार करता हूं, जिसमें मेरे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट ये सब तैयार हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरप्रिटेट द रिजल्ट। इसमें क्या होता है, मैं इंटरप्रिटेशन करता हूं अपने रिजल्ट्स की, अपने अकाउंट्स की, कि फाइनली जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उसके अकॉर्डिंग मेरे रिजल्ट्स आए हैं नहीं आए, मुझे अपने बिजनेस को कितना इंप्रूव करना है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस तो नहीं कर दिए हैं, कोई एबनॉर्मल एक्सपेंसेस तो नहीं कर दिए हैं जिसको बिजनेस में कोई नीड ही नहीं थी, जो मैंने कर दिए उनको मैं आसानी से अवॉइड कर सकता हूं, ठीक है। या अननीडेड कोई एक्सपेंसेस हो, कहां से मेरी इनकम आई, कितनी इनकम आई, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, वो सारी मेरे पास अकाउंट को जो मैं इंटरप्रिटेट करूंगा तो उसमें मेरे पास रिजल्ट्स में आएंगी, जब रिजल्ट इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। और देन फाइनली मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है कम्युनिकेट, कि मैंने अपने जो अकाउंट्स तैयार किए हैं, फाइनल अकाउंट जो तैयार किए हैं, उनको मैं किस तरह से आम पब्लिक में, बैंकर्स जो मुझे लोन की सुविधा देता है, डेटर्स जो मेरे से उधार माल खरीदते हैं, क्रेडिटर्स जिनसे मैं उधार माल खरीदता हूं, और एनी अदर प्रमोटर्स, स्पॉन्सर्स जो मेरे बिजनेस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनको मैं अपने अकाउंट्स किस तरह से कम्युनिकेट करूंगा, वो मेरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो ये मेरे पास थी कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी नेक्स्ट फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं अकाउंट के, मेरिट्स क्या है अकाउंटिंग के, डिमेरिट्स क्या है अकाउंटिंग के, और इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग किन किन बिजनेस में किस किस तरीके से होती है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।